हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 इंडियन पिनल कोड 1860 में चैप्टर 17 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात करती है। भारतीय दंड संहिता का अध्याय 17 जो धारा 378 से धारा 462 तक विस्तृत है, सेक्शन 378 से लेकर सेक्शन 462 तक, जिसमें धारा 378 से 382 चोरी के अपराधों से संबंधित है। और धारा अध्याय 17 में जो धारा 378 से धारा 462 तक शामिल किया गया है, इसमें संपत्ति के विरुद्ध अपराध जो है वह 3 वर्ग में विभाजित करके देखे जा सकते हैं। धारा 378 से 424 तक ऐसे अपराधों का वर्णन किया गया है जिसमें पीड़ित व्यक्ति जो है वह अपनी संपत्ति से वंचित हो जाता है। और धारा 425 से धारा 440 तक ऐसे अपराध है का वर्णन है जिसमें पीड़ित की संपत्ति को क्षति पहुंचती है। और धारा 441 सेक्शन 441 से लेकर सेक्शन 462 तक ऐसे अपराधों का वर्णन है जिसमें पीड़ित व्यक्ति के संपत्ति संबंधी अधिकारों का हनन होता है। तो इस प्रकार 3 भाग में बांटकर हम धारा 378 से धारा 462 तक अध्याय 17 को समझ सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं, यदि आप धारा 377 सेक्शन 377 तक बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस के माध्यम से पढ़ते हुए, कॉन्सेप्ट समझते हुए अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। यदि आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो आप सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 377 जो कि चैप्टर 1 से चैप्टर 16 तक पढ़ाया जा चुका है, इसे आप वीडियो की चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस के माध्यम से सारे सेक्शंस को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। यदि अभी तक आपने नोट्स बनाना शुरू नहीं किया है या आप पहली बार वीडियो पे आए हैं तो आप पुनः सेक्शन 1 पर जाइए, सेक्शन 1 वाली वीडियो पे, और वहाँ से अपना वीडियो सुनते हुए समझते हुए नोट्स लिखना शुरू करिए। सेक्शन 378 जो कि साधारण चोरी को परिभाषित करती है। चोरी की परिभाषा धारा 378 में दी गई है और चोरी के लिए दंड की व्यवस्था धारा 379 सेक्शन 379 यह साधारण चोरी हेतु दंड का प्रावधान करती है। और धारा 380 से लेकर 382 तक चोरी के गंभीर रूपों को दंडनीय बनाया गया है। धारा 380, 381 और 382 जो है वह चोरी के उग्र रूपों से संबंधित है और साथ ही ये जो तीनों धाराएं हैं 380 से 382 तक ये 378 धारा के साथ पठनीय हैं। धारा 378 में जब हम चोरी की परिभाषा पढ़ते हैं तो चोरी के 5 आवश्यक तत्वों के बारे में जान पाएंगे जब हम सेक्शन में आगे की तरफ बढ़ेंगे। और मोटा मोटा 378 के बारे में हम कुछ बातें जान सकते हैं, जैसे कि 378 धारा जो है वह चोरी की परिभाषा बताती है और चोरी की परिभाषा के अंतर्गत 5 आवश्यक तत्व आते हैं। धारा 378 में 5 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं और इसमें कुल 16 दृष्टांत अर्थात उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें 10 दृष्टांतों में
चोरी के आवश्यक तत्व मिलते हैं, और जबकि जो 6 दृष्टांत बचते हैं वह चोरी के आवश्यक तत्व उसमें नहीं मिलते हैं। तो आइए हम धारा 378 को डिटेल में पढ़ते हैं। धारा 378 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। अभी मैंने जो कुछ भी इम्पोर्टेंट्स अभी तक मैंने वीडियो में बताया उसे आप नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिए, और इस तरीके से ही जो जो बातें मैं एक्स्ट्रा बताती जाती हूँ उसे आप नोट करते जाएंगे और आपका नोट्स तैयार होता जाएगा। नोट्स बनाने के लिए आपको अलग से बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियोस में ही आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और एक्सप्लेनेशन मिलते जाएंगे, केस लॉ मिलते जाएंगे, आप उन्हें एक जगह कलेक्ट करते जाइए, लिखते हुए चलिए। धारा 378 में जो 5 स्पष्टीकरण दिया है, स्पष्टीकरण 1 कहता है जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है जंगम संपत्ति न होने से चोरी का विषय नहीं होती, किंतु ज्यों ही वह भूमि से पृथक की जाती है वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है। स्पष्टीकरण 2, हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथक्करण किया गया है चोरी हो सकेगा। स्पष्टीकरण 3, कोई व्यक्ति किसी चीज़ का हटाना कारित करता है, यह कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है जो उस चीज़ को हटाने से रोके हुए हो, या जब वह उस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से पृथक करता है तथा जब वह वास्तव में उसे हटाता है। स्पष्टीकरण 4, वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु का हटाना कारित करता है उस जीव जंतु को हटाता है, यह कहा जाता है। और यह कहा जाता है कि वह ऐसी हर एक चीज़ को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणाम स्वरूप उस जीव जंतु द्वारा हटाई जाती है। स्पष्टीकरण 5 के अनुसार परिभाषा में वर्णित संपत्ति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है, और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है दी जा सकती। दृष्टांत क के माध्यम से जानते हैं। य की सम्मति के बिना य के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने के आशय से य की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को काट डालता है। यहाँ ज्यों ही क ने इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को पृथक किया उसने चोरी की। जब तक पेड़ की जो डाल है वह पेड़ से लगी हुई है या वृक्ष जो है वह भूमि से लगी हुई है, तो और जैसे ही उसे अलग कर दिया जाता है तो यहाँ उस अलग किए हुए भाग के लिए चोरी किया जाता है, यह कहा जाएगा। दृष्टांत ख के अनुसार क अपनी जेब में कुत्तों के लिए ललचाने वाली वस्तु रखता है और इस प्रकार य के कुत्तों को अपने पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है। यहाँ यदि क का आशय य की सम्मति के बिना य के कब्जे में से उस कुत्ते को बेईमानी से लेना हो, तो ज्यों ही य के कुत्ते ने क के पीछे चलना प्रारंभ किया, क ने चोरी की। यहाँ पे उसका आशय भी देखा जाएगा कि बेईमानी पूर्वक उसे ले जाने का आशय है या नहीं है। इस प्रकार धारा 378 के अंतर्गत 5 स्पष्टीकरण और 16 दृष्टांत हैं, जिनमें से 10 दृष्टांत में चोरी के आवश्यक तत्व दिखाई देते हैं और बाकी के 6 दृष्टांत में चोरी के आवश्यक तत्व विद्यमान नहीं हैं। चोरी के आवश्यक तत्व को समझते हैं। पहला है संपत्ति को बेईमानी से लेने का आशय।
और दूसरा होगा संपत्ति चल होनी चाहिए। तीसरा आवश्यक तत्व है संपत्ति को दूसरे व्यक्ति के कब्जे में से लिया जाए। और चौथे तत्व संपत्ति को दूसरे व्यक्ति की सम्मति लिए बिना लिया जाए। पांचवा तत्व है संपत्ति को लेने के लिए उसे उसके स्थान से कुछ दूर हटाया जाए। तो इस प्रकार यहाँ जो एक वाक्यांश निकल कर आता है बेईमानी पूर्वक लेने का आशय। तो आशय ही चोरी के अपराध का मूल तत्व है। इसे आप नोट डाउन कर लेंगे कि चोरी के लिए चोरी करने का आशय चोरी के अपराध का मूल तत्व है। संपत्ति लेने का आशय कैसा होना चाहिए? तो बेईमानी पूर्ण होना चाहिए और इसका उस समय इसी रूप में विद्यमान रहना आवश्यक है जिस समय संपत्ति हटाई जा रही हो। बेईमानी पूर्ण आशय को उस समय अस्तित्व में समझा जाएगा जब संपत्ति लेने वाला व्यक्ति एक व्यक्ति को सदोष लाभ या दूसरे व्यक्ति को सदोष हानि कारित करना चाहता है। और यह आवश्यक नहीं है कि संपत्ति लेने और यह आवश्यक नहीं है कि संपत्ति लेने वाले व्यक्ति को ही सदोष लाभ पहुँचे। इतना ही पर्याप्त होगा यदि वह संपत्ति के स्वामी को सदोष हानि कारित करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभियुक्त का आशय अपने आप को लाभ पहुंचाना नहीं था। इस तर्क से यह बचाव नहीं प्राप्त होगा कि उसका आशय चोरी करने का नहीं था। अभियुक्त का आशय स्वयं को लाभ पहुंचाना हो या न हो, लेकिन संपत्ति के स्वामी को अगर सदोष हानि कारित करना अभियुक्त का आशय है तो उसे चोरी से बचाव प्राप्त नहीं होगा। इसे एक प्रकरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि अभियुक्त परिवादकर्ता की इच्छा के विरुद्ध उसकी 3 गायें हाँक ले गया तथा परिवादकर्ता के ऋणदाताओं में उन्हें वितरित कर दिया। अभियुक्त को चोरी के अपराध का यहाँ दोषी ठहराया गया। ऐसे ही एक अन्य प्रकरण के माध्यम से भी इस बात को हम समझ पाएंगे कि अ सद्भावनापूर्वक ब की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझते हुए उसे ब के कब्जे से ले लेता है। इस प्रकार अ संपत्ति को बेईमानी पूर्वक आशय से नहीं लेता है, अतः वह चोरी के अपराध के लिए दोषी नहीं होगा। अ भारतीय दंड संहिता की धारा 79 सेक्शन 79 के अंतर्गत तथ्य की भूल के आधार पर अपना बचाव कर सकता है। अ ने ब की संपत्ति को बेईमानी पूर्वक आशय से नहीं लिया, वरन त्रुटिपूर्ण विश्वास के साथ यह समझते हुए लिया कि वह उसी की संपत्ति है। जो दूसरा तत्व है चल संपत्ति। तो चल संपत्ति ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी हो या स्थायी रूप से किसी ऐसी वस्तु से जुड़ी हो जो स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी है, अचल संपत्ति के नाम से जानी जाती है। और अन्य कोई इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु जो होगी वह चल संपत्ति होगी। और इसे स्पष्टीकरण 1 तथा स्पष्टीकरण 2 इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि भूमि से जुड़ी हुई कोई वस्तु उस समय चल संपत्ति बन जाती है जब उसे भूमि से अलग कर दिया जाता है, और अलग करने का कार्य चोरी के सदृश्य है। तो धारा 378 के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि चोरी में की गई वस्तु का कोई मूल्य हो। अगर किसी वस्तु का चोरी किया गया है तो उसका मूल्य हो, यह आवश्यक नहीं है। विद्युत तार में प्रवाहित विद्युत यह चल संपत्ति नहीं है।
अतः बेईमानी से इसका अपकर्षण इस संहिता के अंतर्गत चोरी नहीं है, परंतु इसके लिए भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 की धारा 39 के अंतर्गत वाद दायर किया जा सकता है। और इसी प्रकार पाइपों से गुजरने वाली खाना पकाने की गैस को चल संपत्ति माना गया है। और यदि अभियुक्त प्रवेश पाइपलाइन में एक दूसरा पाइप लगाकर इस उद्देश्य से गैस इस्तेमाल करता है ताकि गैस मीटर से गुजरे बिना चूल्हे में पहुंच जाए और वह कंपनी को गैस की कीमत का भुगतान करने से बच जाए, तो वह इस धारा के अंतर्गत चोरी का दोषी होगा। और चोरी के आवश्यक तत्व में जो तीसरा तत्व है कि संपत्ति को किसी के कब्जे से लिया जाए, तो इसे समझते हैं। संपत्ति का अभियोजन के आधिपत्य के होना अनिवार्य है। आधिपत्य स्वामी के रूप में हो सकता है या अन्यथा। अतः जंगली पशु कभी भी चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकते, जबकि पालतू जानवर, चिड़ियों तथा मछलियों की चोरी की जा सकती है। कोई चल संपत्ति उस समय उस किसी व्यक्ति के आधिपत्य में मानी जाती है जब वह व्यक्ति उस संपत्ति के संदर्भ में ऐसी स्थिति में हो कि वह उसके स्वामी के रूप में अन्य व्यक्तियों से अलग उससे समव्यवहार कर सके। और इसे दृष्टांत क और दृष्टांत त पूरी तरह यह सिद्ध करते हैं कि अभियोजक का ली जाने वाली संपत्ति पर शारीरिक नियंत्रण ही पर्याप्त होगा। उदाहरण के माध्यम से इसे ऐसे समझ सकते हैं हम। यदि किसी धोबी ने गांव के तालाब पर कपड़े धुलने के पश्चात सूखने के लिए लटका दिया था और अभियुक्त बेईमानी से उन कपड़ों को उठा ले गया, तो अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत दोषी ठहराया गया, क्योंकि जिस समय कपड़े हटाए गए उस समय वे धोबी के कब्जे में थे। चोरी के आवश्यक तत्वों में जो चौथा तत्व है बिना सहमति के लेना, इसे समझते हैं। चोरी का अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक है कि संपत्ति उस व्यक्ति की सहमति के बिना ली गई हो जिसके कब्जे में थी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। उम्मीद है आप बेयर एक्ट ओपन करके उसे कलरफुल बना रहे होंगे और पेन पेपर से मैं जो कुछ भी बताती जा रही हूँ उसे नोट डाउन ज़रूर कर रहे होंगे। अगर अभी तक नोट करना शुरू नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करिए, रिवर्स करिए, शुरू से सारा कुछ नोट करते हुए चलिए। मैं बार बार नोट करने पे, बार बार नोट्स बनाने पे इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि आपका अपना लिखा हुआ जब होगा और जब उसे आप बार बार पढ़ेंगे तो आप उसे अच्छी तरीके से याद रख पाएंगे और उसका कॉन्सेप्ट आप जितनी बार भी पढ़ेंगे ना उतनी बार कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। बार बार वीडियो देख पाना संभव नहीं हो पाता है, तो 1 2 बार 3 बार 4 बार आप वीडियो देखते हुए आप इसे नोट करते चलिए। जब आपका नोट्स तैयार हो जाएगा तो आप इसे कई बार पलट के पढ़ सकते हैं और ये आपके लिए टाइम भी कम कंज्यूम करेगा, क्योंकि एक बार जब आपने नोट बना लिया उसे आप दोबारा पढ़ें, तीसरी बार पढ़ेंगे, चौथी बार पढ़ेंगे, तो हर बार पढ़ने में आपका टाइम का ड्यूरेशन कम होता जाएगा। तो आप नोट्स इसलिए ज़रूर बनाते हुए चलिए। चौथा तत्व जो बिना सहमति के लेना के बारे में बात कर रहा है, चोरी का अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक है कि संपत्ति उस व्यक्ति की सहमति के बिना ली गई हो जिसके कब्जे में थी। आप इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आप जो भी आवश्यक तत्व हैं उसके आगे स्पष्टीकरण का नंबर और दृष्टांत का नंबर आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए समझने में ये आसान रहेगा। स्पष्टीकरण 5 और दृष्टांत ड और ढ इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि सहमति अभिव्यक्त या प्रलक्षित हो सकती है
और ऐसी सहमति या तो उस व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है जो संपत्ति को धारण किए हुए है, या ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। मिथ्या प्रदर्शन द्वारा ली गई संपत्ति जिससे तथ्य के विषय में भ्रम हो जाता है, वैध संपत्ति नहीं मानी जाएगी। और इसे उदाहरण के माध्यम से हम ऐसे समझ सकते हैं। तत्व 4 के बारे में भी हम बात कर रहे हैं कि यदि जंगल में आवश्यक शुल्क का भुगतान किए बिना कोई व्यक्ति लकड़ी काटता है, हटाता है, तो भले ही जंगल इंस्पेक्टर ने इस प्रकार लकड़ी हटाए जाने के लिए अपनी सम्मति दे दिया हो, लेकिन धारा 378 के अंतर्गत यह चोरी का अपराध होगा, क्योंकि इंस्पेक्टर सरकारी कर्मचारी था और उसके द्वारा लकड़ियों का आधिपत्य सरकार का आधिपत्य था। अतः इंस्पेक्टर की संपत्ति अपराधिकृत और कपटपूर्ण थी और इसे हनुमंत 1877 बॉम्बे के बाद में अभिनिर्धारित भी किया गया था। चोरी का जो 5वां तत्व है धारा 378 के अनुसार संपत्ति का हटाया जाना, इसके अंतर्गत जैसे ही किसी बेईमानीपूर्ण आशय से संपत्ति को हटाया जाता है, यह अपराधपूर्ण हो जाता है। संपत्ति का उसके स्थान से रंच मात्र हटाया जाना ही चोरी का अपराध गठित कर देता है, भले ही हटाने के पश्चात संपत्ति को बहुत दूर न ले जाया गया हो। स्पष्टीकरण 3 तथा 4 यह दर्शाते हैं कि कुछ मामलों में से किस प्रकार हटाया जाना प्रभावकारी बनाया जा सकता है। दृष्टांत क और ग स्पष्टीकरण 4 के अर्थ को सुस्पष्ट करते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। ये जो अभी 5वां तत्व धारा 378 के अनुसार चोरी का आवश्यक 5वां तत्व संपत्ति का हटाया जाना, इसे स्पष्टीकरण 3 और 4 तथा दृष्टांत क और ग के माध्यम से समझ सकते हैं। आप इसे नोट भी कर लेंगे 5वां तत्व के आगे स्पष्टीकरण 3 और 4 तथा दृष्टांत क और ग। इसे उदाहरण के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं। यदि कोई मेहमान चुराने के आशय से कमरे में रखी चादर हटाकर हॉल में ले जाता है और चादर सहित घर में से निकलने के पूर्व ही पकड़ लिया जाता है, तो वह चोरी के अपराध का दोषी होगा। अपनी ही संपत्ति की चोरी। यदि कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी करता है, जब वह अपनी संपत्ति को दूसरे से बेईमानीपूर्ण आशय से ले लेता है, जैसा कि दृष्टांत य में बात की गई है और दृष्टांत ट भी अभिव्यक्त करता है। दृष्टांत य को देख लेते हैं। यदि उस घड़ी की मरम्मत के संबंध में य को क से धन शोध्य है और यदि य उस घड़ी को उस ऋण की प्रतिभूति के रूप में विधिपूर्वक रखे रहता है और क उस घड़ी को य के कब्जे में से इस आशय से ले लेता है कि य को उसके ऋण की प्रतिभूति रूप उस संपत्ति से वंचित कर दे, तो उसने चोरी की है, क्योंकि वह उसे बेईमानी से ले लेता है। और दृष्टांत त के अनुसार यदि क अपनी घड़ी य के पास पण्यम करने के बाद घड़ी के बदले लिए गए ऋण को चुकाए बिना उसे य के कब्जे में से य की संपत्ति के बिना ले लेता है, तो उसने चोरी की है, यद्यपि वह घड़ी उसकी अपनी ही संपत्ति है, क्योंकि वह उसको बेईमानी से लेता है। रामा AIR 1956 का एक प्रकरण है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पशुओं को उस व्यक्ति के कब्जे से बिना न्यायालय की स्वीकृति लिए हुए ले लेता है, जिस व्यक्ति को वे पशु कुर्की के पश्चात सौंप दिए गए थे, तो वह
धारा 378 के अंतर्गत चोरी का अपराधी होगा। रामा AIR 1956 में इसे अभिनिर्णित किया गया था। इसी प्रकार शेख हसन 1887 का प्रकरण था, जिसमें अभियुक्त अपने ही एक बंडल को पुलिस कांस्टेबल के कब्जे में से ले लेता है, जिसको तत्समय कांस्टेबल अपने कब्जे में रखने के लिए प्राधिकृत था, तो वह धारा 378 के अंतर्गत चोरी के लिए दोष सिद्ध किया गया, क्योंकि बंडल में कांस्टेबल को तत्समय विशिष्ट सम्मति प्राप्त थी। तो इस प्रकार धारा 378 के अंतर्गत चोरी के विषय में बात की गई है। चोरी की परिभाषा और किन किन स्थितियों में किन किन वस्तुओं की किन किन तत्वों के द्वारा चोरी समझा जाएगा, यह विस्तार में बताया गया है। धारा 378 से संबंधित केन मेहरा का एक वाद है, जिसमें अपराधी भारत सरकार का विमान भारत सरकार की अनुमति के बिना पाकिस्तान ले जाता है, तो अभियुक्त का आशय सरकार को सदोष हानि करना होता है, जिस कारण उसे चोरी का अपराधी घोषित किया गया। धारा 379 सेक्शन 379 यह चोरी के लिए दंड के विषय में बात करती है कि दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से चोरी के लिए दंडित किया जाएगा। धारा 380 यह निवास गृह आदि में चोरी और उसके दंड के विषय में बात करती है। जो कोई ऐसे किसी निर्माण तंबू या जलयान में चोरी करेगा जो निर्माण तंबू या जलयान मानव निवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और धारा 381 यह लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी और उसके दंड के बारे में बात करती है कि जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए या लिपिक या सेवक की हैसियत में नियोजित होते हुए अपने मालिक या नियोक्ता के कब्जे की किसी संपत्ति की चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 382 यह चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी के अपराध के बारे में बात करती है और इस अपराध के लिए 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी ऐसा अपराधी दंडनीय होगा।